हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का जीआरवी के ऑनलाइन नर्सिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं बलजीत यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, जीएनएम फर्स्ट ईयर हैं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर हैं, उनके लिए आपका, या फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर थर्ड ईयर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज, प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको एक एक चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे क्लासरूम में आपसे डिस्कस किया जाता है सेम वैसे ही। तो आज हम इसी कड़ी के अंदर मैं आपसे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग डील करने वाला हूं, जिसको आप लोग नर्सिंग फाउंडेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है। जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए भी है ये, और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए भी है। तो दोनों ही बच्चे, दोनों सिलेबस वाले बच्चे ध्यान दें। इसके लिए मैं आपके फर्स्ट जो यूनिट है उसको आज स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और उससे पहले बेटा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपके सबसे एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसको सिस्टर नैन्सी बोलते हैं, सिस्टर नैन्सी की जो बुक है नर्सिंग फाउंडेशन की, उसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे एक एक लाइनें, एक एक अच्छे से हम एक एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो आज शुरुआत करते हैं हम। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर, जो फर्स्ट हमारी जो यूनिट है वो है आपके एन इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग, कि भाई नर्सिंग के बारे में इंट्रोडक्शन। पहली यूनिट किसी भी सब्जेक्ट की इसी प्रकार से होती है कि हम उसके बारे में इंट्रोडक्शन लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। जैसे आपने देखा होगा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, न्यूट्रिशन, कम्युनिटी, ये सब चीजें ऐसे एक एक का। तो जो नर्सिंग फाउंडेशन है, जिसको आप फंडामेंटल नर्सिंग बोलते हैं, जब एक एंशिएंट टाइम था तो सबसे पहले इसी बुक के ऊपर फोकस होता था। जितने भी आपके सब्जेक्ट निकले हैं वो सारे के सारे इस नर्सिंग फाउंडेशन से ही निकले हैं। चाहे आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, चाहे न्यूट्रिशन, वो समय के साथ साथ फिर अलग अलग उनको क्लासिफाई कर दिया। इसलिए नर्सिंग फाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, कि नर्सिंग के लिए सबसे मुख्य आधारभूत जो चीज है वो आपकी ये सब्जेक्ट है, इसको माना जाता है। क्योंकि सारा का सारा जो नर्सिंग है ना, नर्सिंग हम करने के बाद थोड़ी तो बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं बेटा, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद जो जो हम काम करते हैं, जैसा जैसा हम पेशेंट के साथ डील करेंगे, पेशेंट को मैनेज करेंगे, वहां पे ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे उसका, वो सारे की सारी चीजें इस बुक के अंदर आप सीखेंगे और इसके ऊपर डिपेंड है। इसलिए आपको बोला जाता है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो चलो, इसका जो पहला इंडेक्स आपने देख भी लिया होगा कि पहली जो हमारी यूनिट है वो है हमारे इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग का इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस यूनिट के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा नर्सिंग। सबसे पहले मैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग डील कर लेता हूं कि नर्सिंग की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आता ही आता है। जो भी एकेडमिक वाले हैं, यानी जो भी जीएनएम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले जो बच्चे हैं, वो ध्यान देंगे कि ये जो आपका टॉपिक है, ये डेफिनेशन है, ये आपसे हमेशा पूछी जाती है। अब देखना बेटा, यहाँ पे जब भी आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि नर्सिंग का मतलब क्या है। आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है, एक एक लाइन में आपको बोल रहा हूं, एक एक वर्ड का मीनिंग में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की जो डेफिनेशन थी वो सबसे पहले डिक्शनरी मीनिंग के आधार पे क्या दी गई। जो आपकी डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर नर्सिंग का क्या मतलब होता है ये आपसे बताया गया है। तो पहला है टू नरिश। टू नरिश का मतलब होता है किसी को पोषण देना, किसी को क्या देना? पोषण देना। या फिर टू केयरिश, किसी की देखभाल करना, या टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट देना, या फिर टू सस्टेन, टू कंजर्व एनर्जी, उसके साथ बने रहना, उसकी एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए, और टू कीप इन गुड हेल्थ एंड टू अवॉइड एनर्जी, और उसके हेल्थ को गुड रखना और उसको इंजरी से बचाना। ये सारी चीजें क्या कहलाती है? नर्सिंग कहलाती है। भाई आपने देखा होगा नर्सिंग को, आपने जैसे एक मदर अपने बच्चे का केयर करती है बेटा, वैसे ही हम लोग नर्सिंग के अंदर पेशेंट का केयर करते हैं। अब आप लोगों के सामने एक सिनेरियो आ रहा होगा, आप सब लोगों को, आपको एक इमेजिन करके देखें
कि एक मदर अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, जैसे मदर अपने बच्चे के लिए करती है वैसे ही एक नर्स है वो अपने पेशेंट के लिए उसकी देखभाल करता है, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नर्सिंग बोलते हैं। तो नर्सिंग के अंदर ये 3 वर्ड आप लोग याद रखेंगे। एक पहला वर्ड आप कह रहे हैं टू नरिश, क्या करना, नरिश करना। अरे नरिश करना, किसी भी चीज को पोषण देना। आप पेशेंट को क्या देते हैं, पोषण देते हैं, उसको आप फीडिंग देते हैं, उसको आप न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जब वो नहीं ले पाता तो आपने उसको क्या दिया, पोषण दिया। आप उसका केयर कर रहे हैं, आप उसकी देखभाल कर रहे हैं, यानी आपने उसका केयर किया जैसे माँ ने किया। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, चल नहीं पाता तो उसको चलाते हैं, बैठ नहीं पाता तो उसको बैठाते हैं, पोजीशन नहीं ले पाता तो आप उसको पोजीशन देते हो। इसका मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो बेटा, सपोर्ट कर रहे हो। उसके बाद उसकी एनर्जी को बचाते हो, उसकी एनर्जी को बचा के रखते हो, और उसकी हेल्थ को क्या रखते हो, गुड रखते हो, उसकी हेल्थ को सही रखते हो, और उसको इंजरी से बचाते हो। अवॉइड का मतलब होता है इंजरी से, अवॉइड का मतलब बचाना, दूर करना, और इंजरी का मतलब क्या होता है आपको पता है, चोट से बचाना। ठीक है भाई। तो ऐसी चीजें जब कहीं पे की जाती हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारे प्रोफेशन में इसको क्या बोलते हैं, नर्सिंग। यानी नर्सिंग का मतलब ये है, जो लोगों को जो भी आपको डिफिकल्ट मीनिंग आता है, अगर मैं चला भी जाता हूं उस वर्ड से, हो सकता है मुझे लगे कि आपको आता होगा, आप डिक्शनरी साथ में रखें, डिक्शनरी में देखें उस वर्ड को, आप लोग क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, या फिर आप लोग मैसेज डालें, हम आपके मैसेज का जवाब देंगे और उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्लियर है, सभी वर्ड मैंने आपसे डिस्कस किए। ये था जनरल डिक्शनरी का मीनिंग। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है, जब एग्जाम में आएगा ना, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्सिंग, तो आप मीनिंग ऑफ नर्सिंग बताएंगे और उसके नीचे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी मीनिंग, कि ऐसा किसने बताया था, डिक्शनरी ने बताया था कि नर्सिंग का मतलब ये होता है। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आगे क्या है, जो नर्सिंग की एक बहुत सी ये डेफिनेशंस आप लोगों को बता रखी हैं, लेकिन इन सारी डेफिनेशंस को मैं डिस्कस नहीं करूंगा और एग्जाम में भी आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक डिक्शनरी की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद एक ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी थी, जो एक ऑथेंटिक डिक्शनरी है, इसने भी क्या दिया, आपको एक डेफिनेशन दिया, उसका भी मैं आपको मतलब बताता हूं कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने आपको क्या बोला। देखो ऑक्सफोर्ड, यहाँ पे आपको ये 2nd नंबर दिख रहा होगा, इसने भी नर्सिंग का मीनिंग बताया है। और नर्सिंग का क्या मीनिंग बताया, नर्सिंग इज रियरिंग और ब्रिंगिंग अप अंडर सर्टेन कंडीशंस एंड सर्टेन एनवायरमेंट, फोस्टरिंग एंड चेरिशिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमिकली assisting to develop into a certain form, attending trying to cure by taking care of oneself। ऑक्सफोर्ड मेडिकल डिक्शनरी ने क्या बताया कि नर्सिंग का मतलब ये है, किसी को सर्टेन कंडीशंस के अंदर, कुछ निश्चित कंडीशंस के अंदर, या निश्चित ऐसी जैसे बीमार की कंडीशन है तो उस बीमारी वाले कंडीशंस के दौरान उसको एक स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और उस बीमारी वाले कंडीशन में उसको केयर प्रोवाइड करना और उसको मैनेज करना, ये सब चीजें आपकी क्या कहलाती हैं, नर्सिंग कहलाता है। इसका मतलब ये नर्सिंग में ये सारी सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ऐसा मेडिकल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने बताया। चलो अब इसके बाद हम नर्सिंग का और मतलब देखते हैं। यानी नर्सिंग के 2 मतलब आपने देख लिए, मैं आपसे फिर डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि नर्सिंग के 2 मीनिंग आपने पढ़ लिए। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई मतलब क्या होता है नर्सिंग का, तो आपको 3 वर्ड कोई रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कहेंगे, टू नरिश, किसी को पोषण देना, या फिर आप क्या कहते हैं टू केयरिश, किसी को केयर करना, या फिर आप क्या कहते हैं टू मेंटेन गुड हेल्थ, टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ बनाए रखना, यही क्या है, नर्सिंग है बेटा। इसी को हम क्या बोलते हैं, नर्सिंग बोलते हैं। यानी हमने 3 वर्ड याद करने हैं, नर्सिंग की डेफिनेशन आप बना सकते हैं।
चलो आगे एक और भी अच्छी आपकी क्या है, एक डेफिनेशन है जो आपके अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने दी थी, और अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन ने क्या दिया था उसको भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक चीज यहाँ पे और देख लें, आप लोगों को पता लग रहा होगा, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, उस चीज के ऊपर आप फोकस करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे एक बार। हाँ भाई देखो, एक आपको वर्ड दिख रहा है, ये 7 नंबर जो पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अरे ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी ना, लेडी विद लैंप जिसको बोलते हैं, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हमारे नर्सिंग की फाउंडर मानी जाती है, फाउंडर ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग प्रोफेशन को सबसे पहले इसी ने स्टार्ट किया था, और नर्सिंग प्रोफेशन से जुड़ी बातें इसी ने लिखी थी सबसे पहले, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको डेवलप किया था। उसके आधार पे फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम क्या बोलते हैं, फाउंडर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, मदर ऑफ नर्सिंग बोलते हैं, या फिर आप बोलते हैं लेडी विद लैम्प। लैम्प के साथ इसकी फोटो देखी होगी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग के बारे में क्या बताया, एक बार पढ़ ले इसको भी, कि नर्सिंग इज टू ब्रिंग द हेल्थी एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज टू कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट फॉर प्रिजर्विंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड इंजरी टू रिस्टोर हेल्थ एंड क्योर द डिजीज। अरे 3 वर्ड याद रखो फिर आप लोग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बताया, आप लोगों ने सुना होगा, एक कहानी सुनी होगी, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस दौरान बहुत से पेशेंट्स क्या हुए थे, सफर हुए थे उस वर्ल्ड वार के कारण, बहुत से लोगों को इंजरी लगी थी। उस दौरान इस फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनकी क्या की थी, सेवा किया था, उनको अलग अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके देखा था, और उसने बताया था फिर इसके बारे में, इसको डेवलप किया था। तो इसने क्या बताया, देखो ये क्या कह रही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कि नर्सिंग का मतलब ये है किसी को हेल्दी एनवायरनमेंट देना। किसको हेल्दी एनवायरनमेंट देना, दोज का मतलब वो लोग जो किससे सफर कर रहे हैं, डिजीज से सफर कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्दी एनवायरनमेंट देना जो डिजीज से सफर कर रहे हैं, या फिर उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करना। प्रिजर्व का मतलब होता है बेटा सुरक्षित करना, ताकि उनको और आगे कुछ दिक्कत ना आए और ज्यादा उनको कोई इफेक्ट, बैड इफेक्ट डेवलप ना हो, इसलिए उनकी हेल्थ को क्या कर दिया, प्रिजर्व करना। यानी 2 वर्ड आपने क्या किए, नर्सिंग का मतलब क्या है, एक तो जो सफर कर रहे हैं डिजीज से उनको हेल्दी बनाना और उनकी हेल्थ को प्रिजर्व करना। उसके बाद प्रिवेंटिंग, इस प्रिवेंट का मतलब होता है, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम। क्या होता है बेटा, रोकथाम करना, अरे रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। सफरिंग का मतलब बीमारी, सफर किससे सफर कर रहा है, डिजीज से जो सफर कर रहा है उसको हेल्दी एनवायरनमेंट देना, और उसकी हेल्थ को खराब करने के जो भी कारण है उनको रोक देना, प्रिवेंट कर देना, उनको प्रिजर्व करना, सुरक्षित करना। प्रिजर्व का मतलब, प्रिवेंटिंग का मतलब डिजीज को रोकना। क्लियर है सभी को। एंड इंजरी को रोकना। उसके बाद रिस्टोर का मतलब होता है पुनर्विस्थापित करना, जो उसकी डिजीज के कारण जैसी हेल्थ बन गई थी, अब उस डिजीज को खत्म करके उसको वापस पहले जैसी अवस्था में लाना, दैट इज रिस्टोर ऑफ हेल्थ एंड क्योर द डिजीज। क्योर का मतलब होता है खत्म करना, क्योर का मतलब प्यूरेंट होता है, क्योर। देखो केयर अलग होता है और क्योर अलग होता है। इस केयर का मतलब तो होता है देखभाल करना, केयर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, लेकिन बच्चों क्योर का मतलब होता है खत्म करना, डिजीज को फिनिश करना, डिजीज को फिनिश करना क्या कहलाता है आपका, डिजीज को फिनिश करना आपका क्योर कहलाता है। तो यहीं पे आपने लिखा है, अरे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 3 वर्ड बताए, हेल्थ है, उस किसी पर्सन को डिजीज से सफर कर रहा है उसको हेल्दी बनाना, उसकी हेल्थ को प्रिजर्व करना, उसकी डिजीज को आगे बढ़ने से रोकना, प्रिवेंट करना, और उसकी डिजीज को क्योर करना।
और उसकी हेल्थ को वापस रीस्टोर करना, यही नर्सिंग कहलाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एक डेफिनेशन और आई थी, यानी 3 डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेंगी बेटा। जब जब आपको नर्सिंग का मीनिंग पूछा जाएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जब आपके एग्जाम में आएगा कि डिफाइन द नर्सिंग, तब आप क्या कहेंगे, नर्सिंग को डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी या अकॉर्डिंग टू मेडिकल डिक्शनरी। उसके बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, और उसके बाद आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन। उसकी डेफिनेशन और बता देता हूं आपको, उसके बाद नर्सिंग का मीनिंग आपको कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब देखें एक बार, नेक्स्ट आपका है 26 नंबर पॉइंट, आपको दिख रहा होगा 26 नंबर पॉइंट। देखे बेटा, इसके ऊपर आ जाए, आप अपनी बुक को साथ में रखेंगे, जब भी ये पढ़ेंगे तो साथ साथ में बुक भी रखेंगे पास में। मैं पेज नंबर डायरेक्ट बोल दूंगा, वहां पे आप फोकस कर लेना, उनको अंडरलाइन कर लेना उन चीज़ों को, ताकि आपको बाद में जब पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी। या फिर आप हाईलाइटर का यूज भी कर सकते हैं इन चीज़ों को अंडरलाइन करने के लिए। जिन जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उनको आप भी अंडरलाइन करें अपनी बुक के अंदर। चलो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो 26 नंबर पॉइंट दिख रहा होगा आपको। हमारी जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ICN, इसने नर्सिंग की डेफिनेशन बताया, बहुत ही ऑथेंटिक डेफिनेशन है। इसको आपको रटना है, याद करना है, जो भी कुछ समझे आप इस डेफिनेशन को आपको पता ही होना चाहिए। अरे नर्सिंग कर रहे हो तो नर्सिंग की डेफिनेशन तो आपके एवरी टाइम आपके टंग के ऊपर होना चाहिए। जैसे ही आपको रात को भी उठा के अगर बोले कि नर्सिंग क्या होता है, तुरंत से ये आपका आंसर आना चाहिए। तो नर्सिंग, जो हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसिल थी, उसने नर्सिंग के बारे में क्या बताया था, क्या डेफिनेशन दी थी, उसने बताया कि नर्सिंग इज द यूनिक फंक्शन। यूनिक का मतलब होता है स्पेसिफिक। जैसे आप लोगों को कोई बोलता है ना यार आप यूनिक हो, यूनिक का मतलब आप अपने आप में निश्चित हो, स्पेसिफिक हो अपने आप में। तो नर्सिंग भी क्या है, एक यूनिक फंक्शन है, स्पेसिफिक फंक्शन है, यूनिक फंक्शन ऑफ नर्स। एक नर्स का यूनिक फंक्शन है नर्सिंग, जिसमें वो क्या करती है, दैट इज असिस्ट, वो असिस्ट करती है पेशेंट को। असिस्ट का मतलब उसको असिस्ट करना, उसका असेसमेंट करना, उसको ऑब्जर्वेशन करना कि उसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, उस चीज को असिस्ट करती है। असिस्ट द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब किसी एक आदमी को असिस्ट करती है। या फिर उसकी सिक एंड वेल परफॉर्मेंस, कि आदमी सिक तो नहीं है या हेल्दी तो नहीं है। अब देखो एक नर्स है, हॉस्पिटल में आपका हेल्दी पेशेंट भी आ सकता है, अनहेल्दी भी आ सकता है, तो वो उसकी दोनों चीजों को असिस्ट करती है। नर्स का फंक्शन क्या है, नर्स इज असिस्ट द इंडिविजुअल सिक एंड वेल परफॉर्मेंस, यानी उसकी बीमारी वाली चीज को भी असेस करेगी और उसकी दूसरी हेल्दी चीज को भी असेस करेगी। तो वही आपका लिखा है, सिक एंड वेल परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ एंड रिकवरी, यानी वो उन दोनों चीजों को असेस कर लेती है कि इस पेशेंट की वो कौन सी कंडीशन है जिनके कारण ये बीमार हो सकता है, और इसकी वो कौन सी एक्टिविटी है जिनके कारण इसकी हेल्थ को वापस रिस्टोर किया जा सकता है। उन दोनों ही प्रकार की चीजों को नर्स क्या कर लेती है, असेस कर लेती है। अरे असिस्ट कर लेती है या क्या कर लेती है, असेस कर लेती है, जांच परख कर लेती है। ये नर्स का काम है, नर्स का फंक्शन है, ऐसा बताया ICN ने। उसके बाद क्या करती है, दैट वुड परफॉर्म अनएडेड इफ हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज। उसके बाद ये सारी चीजें वो ऐड करती है, परफॉर्म करती है, किसके आधार पे परफॉर्म करती है, उसकी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज के ऊपर।
नर्स क्या सीखती है अपने प्रोफेशन में, उसके आधार पे वो उन चीजों को क्या करेगी, असेस करेगी, उस पेशेंट को असेस करेगी। भाई जब आप नर्सिंग कर लेंगे तभी तो आपको असेस करना आएगा पेशेंट की सिक और वेल परफॉर्मेंस को। तो ये उसकी डिपेंड करता है, यही वो कहना चाह रहा है कि ये दैट वुड परफॉर्म ही हैड नेसेसरी स्ट्रेंथ विल और नॉलेज, ये उसकी डिपेंड करता है स्ट्रेंथ विल और नॉलेज के ऊपर। ये डेफिनेशन आपकी किसने दी थी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने दी थी, जिसको आप बोलते हैं ICN। यानी मैं वापस आपको बता रहा हूं, assess the sick and well performance of those activity that contributing to health and recovery of the patient and that will depend upon the necessary will, strength and knowledge। ये आपका नर्सिंग का डेफिनेशन था। यानी नर्सिंग का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा, चलो अब आ जाए एक इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग। यानी नर्सिंग के अंदर क्या क्या चेंज हुई समय के साथ, नर्सिंग के अंदर क्या हो गए भाई, चेंजेस देखने को मिले। इवोल्यूशन का मतलब है कि टाइम के साथ फिर नर्सिंग में चेंजेस आने लगे। चेंजेस का मतलब उनका डेवलपमेंट होता गया। तो क्या क्या चेंजेस आए थे वो पढ़ लेते हैं। इवोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इसका भी। Contemporary nursing practice require a combination of intellectual achievement, ethical standard, scientific knowledge, technological skills and personal compassion। देखो समय के साथ साथ नर्सिंग जो प्रैक्टिस थी, इनको जरूरत पड़ी, इनको रिक्वायर पड़ी। किनकी रिक्वायर पड़ी, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सी चीजों के कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ी नर्सिंग के अंदर। और वो कॉम्बिनेशन क्या था, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट। आज आप लोग देख रहे हैं, पहले की नर्सें देख रहे थे और आज आप लोग करके निकलेंगे, कितना फर्क आ रहा है नर्सेस के अंदर। क्योंकि नर्सों के पास उतनी नॉलेज पढ़ाई जा रही है आपके कोचिंग के अंदर या फिर आप लोगों के इंस्टीट्यूट के अंदर। तो वो ये क्या आ रहा है, चेंजेज आ रहा है। यानी इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट चेंज हुआ है। उसके बाद एथिकल, कुछ लीगल चीजें भी, लीगल स्टैंडर्ड बनाए गए हैं नर्सिंग के प्रैक्टिस के लिए। लीगल एथिकल स्टैंडर्ड अभी आगे आएगा, हम पढ़ेंगे कि एथिकल क्या हमारे रूल रेगुलेशन होने चाहिए नर्सिंग के अंदर, वो सब चीजें ऐड की गई हैं। उसके बाद नर्सिंग के अंदर साइंटिफिक नॉलेज ऐड किया गया। भाई कोई भी प्रोफेशन है वो अपना खुद का एक साइंटिफिक नॉलेज रखता है, साइंस के ऊपर डिपेंड होता है, उसके कुछ लॉजिक होते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं कि अगर हम गंदे हाथ से पेशेंट को टच कर देंगे तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। यानी ये किस पे डिपेंड है, ये साइंटिफिक प्रूफ के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आप लोग पढ़ रहे हैं और इस चीज को आज तक आप लोग मानते आए हैं और मानते जा रहे हैं आगे भी। तो ये क्या है, साइंटिफिक नॉलेज रखता है। अरे साइंटिफिक नॉलेज तो है ही, आपको बताया जाता है कि इंजेक्शन ऐसे लगाया जाता है, इतने डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, इस दवा को इस चीज में डिजोल्व करना है, इस दवा को इसके साथ नहीं देना है। तो ये सारा साइंटिफिक नॉलेज ही तो है जो आपके पास आता है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, अरे टेक्नोलॉजिकल चीजों की भी जरूरत पड़ती है। आजकल इतनी इतनी आधुनिक मशीनें आ गई हैं, उन टेक्नोलॉजी का भी आपको नॉलेज दिया जाता है। आपको वेंटिलेटर को कैसे चलाना है, आपको बीपी मशीन को कैसे मॉनिटर करना है, आपको मॉनिटर को कैसे चलाना है, SpO2 कैसे लेना है, ABG कैसे करना है। तो ये सारी क्या है, टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं। उसके बाद स्किल, स्किल का मतलब होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका आपको सिखाया जाता है वो आपका क्या कहलाता है, स्किल कहलाता है। जैसे एक काम है उसको करने के सबके स्किल अलग अलग होते हैं, तो यही आपका काम करने का स्किल है। वो स्किल, नर्सिंग तो प्रोफेशन ही स्किलफुल प्रोफेशन है, इसके अंदर आपको स्किल्स दिए जाते हैं। एंड पर्सनल कंपनसेशन, और ये खुद का एक इंटरेस्ट भी होता है।
यानी इतनी चीजों का कॉम्बिनेशन है नर्सिंग के अंदर, जो धीरे धीरे समय के साथ इन चीजों की जरूरत पड़ी और इनको नर्सिंग प्रोफेशन में यूज किया गया। उसके बाद आपको दिख रहा होगा नर्सिंग हैज बीन कॉल्ड द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स। नर्सिंग को सबसे पुराना आर्ट बोला जाता है, ओल्डेस्ट आर्ट है, एंड द यंगेस्ट ऑफ द प्रोफेशन, और सबसे यंग प्रोफेशन माना जाता है इसको। नर्सिंग हैज बीन इन्वॉल्व इन एग्जिस्टिंग कल्चर, ये कल्चर के ऊपर भी एग्जिस्ट करता है, कल्चर को भी इन्वॉल्व करता है नर्सिंग, कि भाई अलग अलग पेशेंट का कल्चर अलग अलग है, तो उस बात को भी ये ध्यान में रखता है, उसके अकॉर्डिंग उसको केयर प्रोवाइड करता है। दैट इज शेप्ड बाय इट्स एंड येट हेल्पिंग टू डेवलप इट, और ये उसको फिर क्या करती है, उसको डेवलप करती है। द हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग हैज बीन दैट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इग्नोरेंस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, कि ये कुछ चीजें हैं, हिस्ट्री है पीछे नर्सिंग की, जिसके अंदर इस प्रोफेशन में थोड़ा सा आदमी केयरफुल रहता है, तो फ्रस्ट्रेशन वगैरह देखने को मिलता है, इग्नोरेंस देखने को मिलता है, और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कई बार। तो ये सब चीजें देखो हर एक प्रोफेशन में देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट अगर मर गया, डेथ हो गई, तो आपको आपके ऊपर ब्लेम कर दिया जाता है। तो ये कहने का मतलब है ये हिस्ट्री है जो आपको बता रही है कि नर्सिंग प्रोफेशन में ऐसा होता है, या कुछ गलतियां हैं जिनको आपके ऊपर थोप दिया जाएगा, या कुछ ऐसी जगह होगी जहां पे आपको इग्नोर किया जाएगा, और कई ऐसी सिचुएशन आएंगे जहां पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये ओनली एक नर्सिंग प्रोफेशन की बात नहीं है, ये बहुत से प्रोफेशन में ऐसा होता है, सब में ही होता है ये चीजें। तो ये हिस्ट्री बताती है कि प्रोफेशन है तो इसमें ये दिक्कतें आती हैं। इट इज ए ग्रेट एपिक इन्वॉल्व ट्रेल्स एंड occupational group whose status has always been affected by the prevalent standard of humanity। भाई नर्सिंग एक प्रोफेशन है, और प्रोफेशन है तो प्रोफेशन के अंदर आपको पता है स्किल सीखे जाते हैं, और ये प्रोफेशन है तो ये हमें एक ऑक्यूपेशन देता है, हमें एक रोजगार देता है, एक व्यवसाय देता है, जिसकी सहायता से हम क्या बनाते हैं, पैसे अर्न करते हैं और अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेके जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट हिस्ट्री क्या बता रहा है कि हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इज डिस्क्राइब एज एपिसोड इन हिस्ट्री ऑफ वुमेन। द फैक्ट वन हिस्टोरियन डिस्क्राइब नर्स इज ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टेड द पोजीशन ऑफ वुमेन थ्रू द एज। कि नर्सिंग जो है ना, ये पहले के टाइम में वुमेन से रिलेटेड था भाई, ये फीमेल से रिलेटेड था, इसीलिए इसको नर्सिंग और नर्स बोला जाता है। आज भी मेल स्टाफ को भी कई बार बोल देते हैं नर्स, पहले बोला जाता था, आजकल नर्सिंग ऑफिसर बोलने लग गए। तो कहने का मतलब है ये वुमेन्स के ऊपर डिस्क्राइब था हिस्ट्री के अंदर। और ये क्या था, नर्स है वो एक मिरर है, मिरर की तरह काम करती है, जो रिफ्लेक्ट करती है पोजीशंस, एक वुमेन की पोजीशंस को, अपने दायित्वों को रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद है चलो नेक्स्ट आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट, अब तक की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रिंसिपल्स अप्लाई इन नर्सिंग प्रोसीजर। अरे जब आप नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं तो उनमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे वो डिपेंड होते हैं, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल्स अप्लाई इन नर्सिंग प्रोफेशन। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, सिद्धांत। कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे, उन सिद्धांतों के ऊपर आपका नर्सिंग प्रोफेशन टिका हुआ है, डिपेंड करता है, यानी उन सिद्धांतों को आपको
नर्सिंग के अंदर यूज करना है उनको ध्यान में रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि प्रिंसिपल्स, कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं नर्सिंग प्रोसीजर। जब आप नर्सिंग प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर का मतलब होता है नर्सिंग के अंदर जो भी काम किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोसीजर। सब लोग समझ गए होंगे। प्रोसीजर का मतलब हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, प्रोसीजर है। हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, प्रोसीजर है। हम पेशेंट को बात दे रहे हैं, ये प्रोसीजर है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हम अपने प्रोफेशन में करते हैं वो क्या है, प्रोसीजर है। तो जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे तो इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे। ये प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड रहेगा हमारा प्रोसीजर। अब नर्सिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो 6 प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे मेन। एक होता है सेफ्टी, आपको याद रखना है। दूसरा होता है थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। तीसरा होता है कंफर्ट। फोर्थ होता है आपका यूज ऑफ रिसोर्सेस। 5 होता है गुड वर्कमैनशिप। और 6 होता है इंडिविजुअलिटी। यानी आप लोगों से अगर बोला जाए नर्सिंग प्रोफेशन में कितने प्रिंसिपल्स होते हैं प्रोसीजर के लिए, 6 प्रिंसिपल्स होते हैं। सेफ्टी होता है, उसके बाद आपका दूसरा है थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस होता है, तीसरा कंफर्ट होता है, चौथा यूज ऑफ रिसोर्सेस होता है, पांचवा गुड वर्कमैनशिप होता है, और छठा आपका क्या है, इंडिविजुअलिटी। अब आपको दिख रहा होगा, देखो सेफ्टी का मतलब क्या होता है। इस सेफ्टी का मतलब आप लोग जानिए। सेफ्टी से आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी को सेफ्टी प्रोवाइड करना, किसी की सुरक्षा प्रोवाइड करना। इसलिए जब भी आप कोई प्रोसीजर करेंगे तो आप, नर्स की एक जिम्मेदारी बनती है कि उसके पेशेंट को क्या होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। मान लीजिए एक पेशेंट को आप भाप दे रहे थे, पेशेंट बेचारा अपना हाथ पैर हिला नहीं पा रहा, आप भाप दे रहे थे, भाप रख के चले गए आप तो, और पेशेंट है वो भाप से जल गया। ये क्या हुआ, पेशेंट को आपने नुकसान कर दिया, उसकी सेफ्टी नहीं रखी आपने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब भी आप कोई प्रोसीजर करेंगे बच्चों, तो हमेशा वो प्रोसीजर के अंदर पेशेंट की सेफ्टी को सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि आपके प्रोसीजर के कारण पेशेंट को कोई सेफ्टी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहला किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोसीजर सेफ्टी पे, वो सेफ होना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, देखो, इट मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल एंड बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी। यानी अरे पेशेंट को, मैंने तो एक एग्जांपल दिया है कि पेशेंट को थर्मल का मतलब होता है गर्म। जैसे आपने पेशेंट को भाप दे रहे थे तो आपको वार्म, थर्मल से बचाना है। पेशेंट को आप कोई केमिकल यूज कर रहे थे तो आपको केमिकल इंजरी से बचाना है। पेशेंट को अगर कोई वुंड वगैरह है तो आपको बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी से बचाना है। ये सब चीजें, इन चीजों से जो आप सेफ्टी देते हो, ये आपका पहला आपका प्रिंसिपल है कि हमें पेशेंट को, जब भी हम नर्सिंग प्रोफेशन में काम करेंगे, हम हमेशा ध्यान में रखेंगे कि पेशेंट को ना तो मैकेनिकल का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। ना तो किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको लगनी चाहिए इंजरी, ना उसको केमिकल से इंजरी होनी चाहिए, ना उसको कोई गर्म चीज से इंजरी होनी चाहिए, ना उसको किसी बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी होनी चाहिए। इन सारी इंजरी से पेशेंट को बचाएंगे, और यही हमारा कहलाता है सेफ्टी। किसको बचाना है, क्लाइंट को, वर्कर को भी बचना है, और प्रोटेक्शन करना है ऑल न्यूसेंस, सभी जो वहां पे हैं उन सब की आपको सुरक्षा की जिम्मेदारी रखनी है। यानी सेफ्टी का नाम आते ही आप 3 चीजें याद रखेंगे मेरे बेटा। पहली चीज है, जब भी हम कोई प्रोसीजर करेंगे तो उसके अंदर पहला प्रिंसिपल है हमारा कि हम सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारे पॉइंट ही यही है, प्रिंसिपल दैट अप्लाई इन नर्सिंग प्रोसीजर। नर्सिंग प्रोसीजर करते टाइम कौन से प्रिंसिपल्स आपको ध्यान में होने चाहिए। तो सेफ्टी के अंदर क्या क्या चीजें याद रखोगे, मैं लिख रहा हूं वापस, देखो। पहला है, कहां किन किन चीजों से सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, मैकेनिकल इंजरी से सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, थर्मल इंजरी से सेफ्टी प्रोवाइड करोगे, उसके बाद
केमिकल्स से सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। उसके बाद बैक्टीरिया वायरस हैं, इनसे सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। इन 4 चीजों से सेफ्टी प्रोवाइड करना नर्स का दायित्व रहता है। तो ये पहला हो गया आपका सेफ्टी प्रिंसिपल। दूसरे प्रिंसिपल पे आ जाओ भाई। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है आपका थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। सेकंड प्रिंसिपल क्या है आपका? थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस। अरे थेरेपेटिव का मतलब होता है बचाव करना। देखो थेरेपेटिक एक डोज भी होती है, थेरेपेटिक डोज, यानी कोई भी काम हम ऐसा करें जिससे पेशेंट को क्या हो, बेनिफिट ही हो, नुकसान ना हो, उसको बोलते हैं थेरेपेटिक काम है। जैसे आप एक दवाई की डोज देते हैं ना, तो इतनी डोज देते हैं आप ताकि पेशेंट को फायदा हो, उसका नुकसान कम से कम हो, तो वो डोज क्या कहलाए? थेरेपेटिक डोज कहलाएगी। तो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस यानी इफेक्टिव का मतलब जो काम आप कर रहे हो वो आपका क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, उससे आपको पेशेंट को लाभ होना चाहिए उस आपके प्रोसीजर से। इसका मतलब है वो थेरेपेटिक इफेक्टिव है। तो पढ़ लें क्या है? इट इज टू अचीव द पर्पज फॉर विच प्रोसीजर इज डन। ये इसलिए किया जाता है, जैसे जो इसका मतलब क्या है, आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसका जो पर्पज है वो पर्पज पूरा होना चाहिए। इसका मतलब आपका प्रोसीजर इफेक्टिव है, अदरवाइज आपका प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं है। अरे कहने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम का पर्पज, जो भी हम काम करते हैं उसका पर्पज है कि हम नर्स इंजेक्शन लगा रही है, पर्पज है उसका कि उसको बैक्टीरिया से बचाना है या उसका पेन कम करना है। तो जैसे ही आपने इंजेक्शन लगाया, दर्द का पेन वाला इंजेक्शन लगाया, तो आपका पर्पज क्या था? मरीज का पेन दूर करना। आपने इंजेक्शन लगा दिया, पेन खत्म हो गया, इसका मतलब आपके पर्पज अचीव हो गया। तो आपका प्रोसीजर क्या है? वो इफेक्टिव है, वो थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस को इंडिकेट करता है। समझ में आ गया? अब मान लीजिए एक पेशेंट है जिसको पेन हो रहा है, आपने पेन का इंजेक्शन नहीं लगाया, उसको सिंपल NS भर के लगा दिया, नॉर्मल सलाइन भर के पुश करके उसको कैनुला में लगा दिया। क्या उसका पेन ठीक होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपने पेन वाला इंजेक्शन लगाया ही नहीं। अब नहीं हुआ तो क्या आपका पर्पज पूरा हुआ? पर्पज भी पूरा नहीं हुआ, तो वो इफेक्टिव नहीं है। इसलिए आपका प्रत्येक काम कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए, जिससे मरीज को फायदा मिलना चाहिए। ये चीज बोलते हैं हम थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस। इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट है, तीसरा आपका प्रिंसिपल है कंफर्ट। अरे कंफर्ट का मतलब तो आप सब जानते हैं, आप सब कंफर्ट जोन में जाना चाहते हो। कंफर्ट का मतलब होता है आरामदायक। आप कोई भी काम करें पेशेंट के साथ तो कंफर्ट उसको प्रोवाइड करें। जैसे आप कोई इंजेक्शन भी लगाते हैं तो पेशेंट को क्या देते हैं? पोजीशन दे देते हैं, कंफर्ट पोजीशन देते हैं, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, उसको कोई सांस लेने में परेशानी ना हो, उसको तकिया लगा देते हो, उसके पैर को उठा के रखते हो। ये सारा क्या है? कंफर्टनेस प्रोवाइड करना। तो आपको कंफर्ट का भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आप काम करते जाओ और पेशेंट का कंफर्टनेस का ध्यान नहीं रख रहे और पेशेंट को क्या हो रहा है? डिस्कम्फर्ट हो रहा है, और बस आप तो अपना काम किए जा रहे हो। ये भी गलत है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? कंफर्ट। तो यहाँ पे लिखा है टू प्रोवाइड कंफर्ट टू गिव सेटिस्फैक्शन टू द क्लाइंट एंड द वर्कर्स। क्लाइंट को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा उससे अगर आप उसको कंफर्ट। अरे हॉस्पिटल में आप नहीं देखते हो, प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल वाली नर्स आपकी कंफर्टनेस का पूरा ध्यान रखती है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम इसलिए ही जाते हैं, हमारे कंफर्ट का ध्यान ज्यादा रखा जाता है। गवर्नमेंट में हम कंफर्ट का ध्यान नहीं रखते हैं। तो समझ गए होंगे ना आप लोग, कंफर्टनेस बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई प्रोसीजर करें तो उससे पेशेंट कंफर्ट रहे। क्लियर है ना भाई? उसका कंफर्ट का भी ध्यान रखें। इसके अलावा आगे जो आपका पॉइंट है, 4 नंबर पॉइंट है यूज ऑफ रिसोर्सेस। अरे यूज ऑफ रिसोर्सेस का मतलब है यूज करना, और रिसोर्स का मतलब स्रोत। जो आपके पास स्रोत है
उनको आप सही से यूज करें। ऐसा नहीं है अगर ज्यादा सोर्स है तो हम उसको वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज को सही यूज करना चाहिए, नर्स को इकोनोमाइज करना चाहिए, टाइम को, मटेरियल को, एनर्जी को, इन सब चीजों को आपको क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में ये भी आ रहा होगा कि यूज ऑफ रिसोर्सेस है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी पेशेंट्स के जो रिसोर्सेस है उनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें ध्यान देंगे बेटा इसके अंदर, तो आप लोगों को मैंने बताया था। देखो रिसोर्स यहाँ पे थे, हम 4 नंबर पॉइंट पे थे, यूज ऑफ रिसोर्स। और यूज ऑफ रिसोर्स में आप लोग बता रहे थे, मैंने आपको बताया, ये जोर देता है, इट इम्प्लाइज, ये इस बात पे जोर देता है राइट यूज, कि किसी भी चीज का सही यूज हो, सदुपयोग हो उसका, एंड इकोनोमाइज टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल। मैंने बता दिया था आपको कि हम अपने रिसोर्स को इस प्रकार से यूज करें ताकि हमारा टाइम भी बचे, हमारी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट नहीं हो और हमारे हॉस्पिटल का मटेरियल भी खराब नहीं हो। ऐसा नहीं है हम एक ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं तो हम 5 ग्लव्स नहीं पहने। अगर कुछ नर्सों को आपने देखा होगा जरूरत एक की है 4 पहनेंगी, तो ये क्या हो रहा है, आप लोग रिसोर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद टाइम, एक्चुअल टाइम पे किस टाइम पे क्या चीज करनी है ये भी आपको पता होना चाहिए, और एनर्जी का भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट आपका हो गया। 5वां प्रिंसिपल आपका है, और 5वां प्रिंसिपल आप लोग देखें, 5 नंबर जो प्रिंसिपल है वो है आपका गुड वर्कमैनशिप। अरे वेरी गुड, इतना अच्छा पॉइंट, गुड वर्कमैनशिप। गुड वर्कमैनशिप का मतलब होता है अच्छा आदमी। अब अच्छा आदमी का मतलब ये नहीं है कि आप दिखने में अच्छे हो, नर्स दिखने में सुंदर हो, इसका मतलब ये नहीं है बेटा। गुड वर्कमैनशिप का मतलब है आपके काम करने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है नर्स चाहे ब्लैक हो चाहे व्हाइट हो, लेकिन उसका काम करने का जो तरीका है वो आपका अच्छा होना चाहिए, वो इंडिकेट करता है गुड वर्कमैनशिप को। ठीक है भाई, कहीं आप लोग ये समझ रहे हो कि मैं स्मार्ट हूं इसका मतलब मेरा सारा काम सही होगा, नहीं भाई। गुड वर्कमैनशिप आगे देखो, इट इज द आर्ट ऑफ डूइंग, ये क्या है, काम करने का तरीका है। आपको पेशेंट ही बता देगा कि फला नर्स है वो बहुत अच्छी है, और वो बहुत अच्छी क्यों है उसका अंदाजा किस बात से है, क्योंकि वो काम बहुत अच्छे से करती है, अपना प्रोसीजर बहुत अच्छे से करती है, अपना इंजेक्शन बहुत अच्छे से लगाती है, पेशेंट की देखभाल बहुत अच्छे से करती है, इसलिए पेशेंट उसको क्या बोल रहा है कि दैट इज गुड नर्स। और ये क्या है, हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, यानी नर्स कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, गुड वर्कमैनशिप फॉलो कर रही है। उसके बाद 6 नंबर पे आप लोग देख लें बेटा, लास्ट प्रिंसिपल है आपका इंडिविजुअलिटी। अरे इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है एक आदमी। जब भी आप कोई काम करते हैं, नर्सिंग का कोई प्रोसीजर करते हैं, तो ऐसा नहीं है सारे पेशेंट के लिए एक ही काम, एक जैसा काम करेंगे, कभी नहीं करते हैं। जिसको जैसी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हम काम करते हैं, जरूरत के हिसाब से हम देखभाल करते हैं। इसलिए हमारा काम इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है। इंडिविजुअलिटी का मतलब एक आदमी को क्या जरूरत है वही जरूरत हम पूरी करेंगे, उसी की देखभाल करेंगे। दूसरे आदमी की हो सकता है जरूरत चेंज हो जाए तो उसको हम दूसरा केयर। अरे एक यूनिट के अंदर आपके 5 मरीज बैठे हैं बेटा, 5 को आप एक जैसे इंजेक्शन लगाते हो क्या, 5 को आप एक जैसी दवाई देते हो क्या, 5 के साथ आप एक जैसा काम करते हो क्या, नहीं। 5 के 5 मरीज के साथ हम अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। यही हमें इंडिकेट करता है इंडिविजुअलिटी को, कि हमारा काम किस पे डिपेंड है, इंडिविजुअल आदमी की नीड पे डिपेंड है। आपको लिख रखा है देख लो, इट इज टू कंसिडर दी, ये कंसिडर करता है नीड्स एंड प्रॉब्लम ऑफ दी पर्टिकुलर क्लाइंट। स्पेसिफिक क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या जरूरत है, उसके ऊपर हमारा प्रोसीजर डिपेंड करता है। वेरी गुड,
नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी आपका प्रिंसिपल्स मैंने इस क्लास में डिस्कस कर लिए। आज की इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको नर्सिंग के बारे में बताया, नर्सिंग के फाउंडर के बारे में मैंने बताया आपको। उसके बाद मैंने नर्सिंग की 4 डेफिनेशन आपको बताई, वो आप लोगों को याद करनी है। और उसके बाद मैंने नर्सिंग के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं नर्सिंग प्रोसीजर में, वो 6 प्रिंसिपल बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने विद एग्जाम्पल आपसे डिस्कस किया। अब आगे हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।